तो एचटीएमएल, इनको लिंक बोलो या हाइपर लिंक बोलो, बात एक ही है। लिंक या हाइपर लिंक। लिंक एक होता है हमारा लोकल, जिसको हम बोल देते हैं रिलेटिव यूआरएल। लोकल लिंक को रिलेटिव यूआरएल भी बोल देते हैं। दूसरा होता है हमारा ग्लोबल, जिनको हम एब्सोल्यूट यूआरएल भी बोल देते हैं। और तीसरा होता है हमारा एक्सटर्नल, जिनको हम बुक मार्क भी बोल देते हैं। जिनको हम बुक मार्क्स भी बोल देते हैं। यहां पर और भी होते हैं। एक हमारा ईमेल का होता है, एक हमारा कॉल का होता है। इनके भी लिंक बना सकते हैं। तो लिंक का मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जब कोई भी यूजर उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद वो कहां पर जंप हो रहा है, उसी को हम लिंक कहते हैं। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस पर क्लिक हो और क्लिक होने के बाद कोई भी यूजर किसी दूसरे पेज पर जंप करे, किसी दूसरे यूआरएल पर जंप करे, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। तो यहां पर लिंक बनाने के लिए हमें एंकर टैग ए का यूज करना होता है। ए फॉर एंकर टैग। ए ओपन और क्लोज के बीच में किसको लिंक बनाना है? हमने लिखा होम। यह कहता है जी इसका आपको कम से कम एक एट्रीब्यूट्स यूज करना होगा, और उस एट्रीब्यूट्स का नाम होता है href। और href का मतलब हाइपर रेफरेंस। इसमें आपको यूआरएल देना होता है जहां पर आपको जंप करना होगा। यहां पे यूआरएल दीजिए, तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपने href का जो यूआरएल दे रखा है वो वहीं पर जंप होगा। इसी को यहां पर लिंक कहा गया है। तो मैं यहां पर कुछ इमेजेस को उठाकर ला रहा हूं अपने फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहां पर कुछ इमेजेस को कॉपी किया और वहां पे जाके पेस्ट किया। पेस्ट कर दिया। अब मैं यहां पर एक इमेज का यूआरएल दे रहा हूं। तो मैंने दिया b1 या b2.jpg। ये यूआरएल होगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे b2.jpg सेम विंडो सेम टैब में खुल के आ रही होगी। फाइल को रन करें। और लिंक की पहचान होती है उसका फॉन्ट का कलर ब्लू आएगा, नीचे अंडरलाइन आएगी। और जब आप किसी भी लिंक पर विजिट कर जाते हैं, अनविजिटेड लिंक है भी ये, जब विजिट कर जाएंगे तो उसका कलर पर्पल हो जाता है फॉन्ट का। और जब क्लिक करके रखते हैं तो उसका फॉन्ट का कलर रेड रहता है। ये बाय डिफॉल्ट लिंक के कलर आते हैं डिफॉल्ट। अब यहां देखो बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लू आ रहा है, नीचे अंडरलाइन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने एच यूआरएल में जो दे रखा है href के अंदर, वो आपका ओपन होकर आ रहा है सेम विंडो में। और जब आप किसी लिंक पर विजिट कर जाते हैं तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। और जब क्लिक करके रखते हैं तो उसका कलर रेड रहता है। ये डिफॉल्ट लिंक की पहचान है। अब ये इसी टैब में खुल रहा है, मैं चाह रहा हूं कि ये इस टैब में ना खुले। तो यहां पर आपको एक टारगेट का यूज करना होता है। और टारगेट में हमारे चार पार्ट है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप। तो यहां पर सेल्फ का मतलब सेम विंडो में खुलना, ब्लैंक का मतलब न्यू टैब में खुलना, न्यू विंडो में खुलना, पेरेंट का मतलब कोई आपने फ्रेम बना रखा है उस पार्टिकुलर फ्रेम में खुलना, और टॉप का मतलब वो फुल विड्थ पर ओपन होना एक विंडो में।
तो फिलहाल के लिए मैं यहां पर अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज करूंगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये href के डाटा को न्यू टैब में ओपन कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज किया है। चेक करें, जब जब आप क्लिक करेंगे ये न्यू न्यू टैब में ओपन करता रहेगा। कर रहा है जी न्यू टैब में ओपन। इसका एक एट्रीब्यूट्स और होता है जिसका नाम है टाइटल। और टाइटल में जो कुछ लिखेंगे वो कब शो होता है? जब आप लिंक पर अपना कर्सर ले जाते हैं तो टाइटल एक रेक्टेंगल बॉक्स में डिस्प्ले होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये href में आपके जो भी href के अंदर URL है उसको ओपन कर देगा। मैंने यहां पर एक और लिंक बनाया, ए देन href। इसका नाम दिया मैंने इमेज, क्लिक इमेज। और इसमें href में मैंने एक और URL दिया जिसका नाम है pic5.jpg। न्यू टैब में खोलना है बिल्कुल। टारगेट अंडरस्कोर टॉप डिफॉल्ट होता है, जो डिफॉल्ट आता है वो अंडरस्कोर टॉप सेल्फ होता है। अंडरस्कोर क्या रहता है? सेल्फ, मतलब सेम विंडो में खोलना डिफॉल्ट होता है। और अगर आपको न्यू टैब में खोलना है तो आपको अंडरस्कोर ब्लैंक ही यूज करना होगा। टाइटल भी दे सकते हैं और टाइटल में दे दिया इमेज डाटा। दोनों के दोनों लिंक आ रहे होंगे। इसका फॉन्ट का कलर ब्लू आ रहा है क्योंकि इस पर हम विजिट नहीं हुए अभी। इस लिंक पर हम विजिट हो चुके हैं इसलिए इसका पर्पल हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे न्यू टैब में खोलेगा। इस पर भी क्लिक करेंगे, इसका भी डाटा न्यू टैब में ही आ रहा होगा। इस टाइप के लिंक को बोलते हैं लोकल या रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल से मतलब यह है कि इस href के अंदर जो भी आप कंटेंट, जो भी पाथ देंगे, जो भी यूआरएल देंगे, वो आपका HTTP और www से नहीं होगा। बाकी और कोई भी यूआरएल हो सकता है यहां पर। इसी टाइप के लिंक को हम क्या बोलते हैं? लोकल या रिलेटिव, जो हमारे फोल्डर से ही दिया जाता है ज्यादातर। लोकल सिस्टम मतलब जो आपकी डायरेक्टरी है वहीं से दिया जाता है, उसी को हम लोकल या रिलेटिव यूआरएल बोलते हैं। लिख दें जी आगे, फिर चलते हैं आगे। मैंने यहां पर एक और न्यू फाइल बनाई और इस न्यू फाइल का नाम दिया मैंने home.html। एक नई फाइल बना दी मैंने। नई फाइल बनाई है तो नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला h2। दिस इज होम पेज। एक पैराग्राफ दिया 700 वर्ड का। ये मेरी फाइल है। सेव कीजिए और home.html को बंद कीजिए। मुझे यहां पे एक और लिंक बनाना है ए देन href और इसका नाम देना है होम। अब इस href में URL देना है मुझे home.html वाली फाइल का। क्या इसको न्यू टैब में खोलना है? बिल्कुल। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। टाइटल देना है, दे दो। यहां कर दिया होम लिंक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर तो home.html वाली फाइल में जो कुछ है वो न्यू टैब में जाकर ओपन हो रहा होगा। चेक करें, ओपन हो रहा है जी आपका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यही हमारा लोकल या रिलेटिव यूआरएल है। अगर हम बात करें ग्लोबल या एब्सोल्यूट यूआरएल की तो मैंने यहां पर एक और लिंक बनाया ए देन href। इसका नाम कर दिया न्यूज और मैं लिखा https://www.aajtak.com। क्या इसको भी न्यू टैब में खोलना है? टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे न्यूज पे क्लिक करेंगे href में क्या है? एक यूआरएल है मेरी वेबसाइट का, इसको आपके सामने ओपन करके दे देगा। कर रहा है जी, ओपन कर रहा है। तो इस टाइप के लिंक को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल या एब्सोल्यूट यूआरएल बोलेंगे इसको। एब्सोल्यूट यूआरएल तभी बनेगा
जब href के अंदर आप किसी लाइव पेज या लाइव वेबसाइट का यूआरएल http और www की हेल्प से दे रहे हैं आप, तो यही हमारा क्या बनेगा, ग्लोबल या एब्सोल्यूट यूआरएल। लिखें, क्या लिखना, हमारा एक्सटर्नल या बुकमार्क्स तभी बनता है जब आपके ब्राउजर पर एक स्क्रॉल बार होगा। अगर स्क्रॉल बार नहीं है तो ये हमारा एक्सटर्नल या बुकमार्क्स काम नहीं करता है। तो यहां पर एक स्क्रॉल बार कब आएगा, जब हमारे पेज में कंटेंट ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे कुछ कंटेंट डालने जा रहा हूं, H2 लोरम 7 वर्ड, एक पैराग्राफ लोरम 1500 वर्ड, मैंने एक और हेडिंग ली H3 लोरम 7 वर्ड, और यहां पर एक पैराग्राफ और लिया लोरम 1800 वर्ड। तो मेरे इस करंट पेज पर एक स्क्रॉल बार आ गया। और स्क्रॉल बार कब आएगा, जब कंटेंट ज्यादा होगा। अब मुझे क्या करना है, टॉप पर एक लिंक बनाना है, और लिंक एक हेडिंग बनना चाहिए। तो मैंने टॉप पर क्या किया, एक लिंक बनाया, ए देन href, और लिंक क्या बनना चाहिए, एक हेडिंग। तो मैंने एक h1 हेडिंग, h1 टैग ओपन, h1 टैग क्लोज, और यहां पे कर दिया गो टू बॉटम। ये मेरा एक लिंक बन गया। चेक करें, एज ए हेडिंग आपका एक लिंक बनना होगा। और मेरा काम क्या है, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे इस वाली हेडिंग को टॉप पर लाना है। यहां पर ये ऐसे आना चाहिए, जैसे क्लिक करूंगा ये टॉप पर आएगा मेरा हेडिंग। मुझे बॉटम पर नहीं जाना, अभी मुझे कहां जाना है, इस वाली हेडिंग पर जाना है। किसके क्लिक पर, इस लिंक के क्लिक पर। तो जहां पर आपको जाना है, उस एलिमेंट या उस टैग का आपको एक आईडी के थ्रू नाम देना है, और नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने नाम दे दिया एनी। अब इस नाम को कॉपी करना है और href के अंदर पेस्ट कर देना है, और नाम के साथ में आपको हैश सिंबल लगाना है। यहां पर हैश सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नाम है ये आईडी के थ्रू डिफाइन किया गया है। आईडी यूनिक होती है हमारी। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ये देखेगा href में क्या है जी, एक आईडी के थ्रू नाम है एनी। कहां, ये रहा, वहीं पर रिडायरेक्ट कर देगा। सेव किया और चेक किया, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने टॉप पर हेडिंग आ गई। या मुझे बॉटम पर जाना है, तो बॉटम पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने एक ब्लैंक पैराग्राफ लिया और इसका एक आईडी के थ्रू नाम दे दिया। सेम नाम देना पड़ेगा मुझे। तो अब ये बॉटम पर चला जाएगा। इस टाइप के लिंक को बोलते हैं कि ये हमारा इंटरनल या बुकमार्क है। इसी को हम बुकमार्क या एक्सटर्नल बोलते हैं, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल। इसको एक्सटर्नल बोलो या बुकमार्क बोलो, ठीक है जी। तो बस ये ध्यान रखना है कि जहां पर आपको जाना है उसका आपको एक आईडी के थ्रू नाम देना होगा। लिख लें जी, क्या लिखना है। मैंने क्या किया, इसको कमेंट कीजिए और सेम कंटेंट कॉपी, सेम कंटेंट कॉपी किया, यहां पेस्ट किया। देखो जी, इसको एक्सटर्नल बोले, आप इंटरनल बोले, वैसे एक्चुअल में होता बुकमार्क है ये हमारा, ठीक है ना। नाम ये हमने अपनी तरफ से रख दिया, इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब इंटरनली ये चेंज कर रहा है हमारा। कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका, एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, इंटरनल भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो मुझे क्या करना है, यहां पर एक और लिंक बनाना है। तो मैं दो लिंक बनाऊंगा, वो भी हेडिंग। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया, एक बॉटम में बनाया और यहां लिखा गो टू टॉप। और मेरा काम क्या है, जब इस पर क्लिक करूं तो मुझे टॉप पर रिडायरेक्ट होना है, और जब इस पर क्लिक करूं तो मुझे बॉटम पर रिडायरेक्ट होना है। तो दोनों लिंकों का एक आईडी के थ्रू नाम दे दो। मैंने इसका नाम दे दिया टॉप, और एक इसका आईडी के थ्रू नाम दे दिया बॉटम। नाम तो कुछ भी रख सकता हूं,
जब मुझे इस पे क्लिक करना है तो कहां जाना है, बॉटम पर। तो यहां क्या लिखूंगा, हैश बॉटम। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहां जाना है, इस आईडी वाले टॉप पर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, हैश टॉप। इस एनी को यहां से हटा दो, इस एनी का कोई रोल नहीं है। अब चेक करें जी, तो जब आप टॉप पे क्लिक करेंगे बॉटम पर जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप पर जा रहे होंगे। अब आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वन पेज वेबसाइट होती हैं, वो कुछ ही इसी टाइप की बनती है हमारी। तो वहां पर हमें बुकमार्क्स या इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक को यूज करना होता है। ठीक है जी, लिख लें साहब, क्या लिखना है इसके बारे में भी। अब नेक्स्ट हमारा ईमेल और कॉल। मैंने यहाँ पे एक और लिंक बनाया, ए देन एच रेफ, और इसका नाम कर दिया मेल। और यहां पे लिखेंगे मेल टू कॉलन admin@gmail.com। सेव कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेल वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। ले गया जी, ये आ गया, ले जा रहा है। दूसरा होता हमारा कॉल वाला, ए देन एच रेफ, यहां लिख दिया कॉल। तो यहां लिखेंगे टेल कॉलन प्लस कोई भी नंबर दे दो, 98745612 3। अब ये कॉल वाले पे ले जाएगा। इसको ओपन, स्काइप बता रहा है, इसको ओपन करना पड़ेगा। ये आ गया, स्काइप पे कॉल कर सकते हैं आप। आ रहा है जी, पहले इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी इनको यूज कर सकते हैं आप। लिखते हैं जी इनको दोनों को भी। यहां पर टॉप पर आइए, और टॉप पर मैं कुछ लिंक और बना रहा हूं। कुछ लिंक का मतलब ए देन एच रेफ, और इसके अंदर दे दिया मैंने b1.jpg। टारगेट में दिया अंडरस्कोर ब्लैंक, और इसका नाम मैंने होम ही रख दिया। दूसरा ए देन एच रेफ https://www.gmail.com। टारगेट ब्लैंक, इसका नाम मैंने जीमेल कर दिया। एक को लिंक दे देते हैं, ए देन एच रेफ, इसका नाम दिया b3.jpg। टारगेट ब्लैंक, तो इसका नाम मैंने अबाउट दे दिया। अभी मैंने बताया था जितने भी लिंक बनते हैं उनका फॉन्ट का कलर ब्लू आता है। जब आप किसी लिंक पर विजिट कर जाते हैं तो उसका फॉन्ट का कलर पर्पल हो जाता है, और जब आप क्लिक करके रखते हैं तो इसका कलर रेड आता है। हमें ये कलरों को, डिफॉल्ट कलरों को चेंज करना है। तो आपको बॉडी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने होंगे। यहां लिखना होगा, पहला लिंक इज इक्वल टू, जितने भी लिंक है जिनका फॉन्ट का कलर ब्लू आ रहा है वो ऑरेंज आना चाहिए। तो देखो जी, यहाँ पे फॉन्ट का कलर इनका ऑरेंज आ रहा होगा, इन दोनों का। इन दोनों का क्यों आया, क्योंकि इस पर हम विजिट कर चुके हैं। यहां लिखेंगे वी लिंक, वी फॉर विजिटेड लिंक। जिस जिस लिंक पर हम विजिट कर चुके हैं उसका कलर आ रहा है पर्पल, ये आना चाहिए ग्रीन। चेक करो जी, ग्रीन आ रहा होगा, ग्रीन कन्वर्ट हुआ। और जब मैं क्लिक करके रख रहा था तो उसका कलर रेड आ रहा था। तो ए लिंक, ए फॉर एक्टिव, जब आप एक्टिव करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसका कलर रेड आ रहा था, वो आना चाहिए ब्लैक। चेक करें, ब्लैक हुआ, ओपन हो गया। अगर आप इस पर भी विजिट कर जाएंगे, इसका भी कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो गया। हो रहा है जी। तो जो लिंक का डिफॉल्ट कलर आते हैं फॉन्ट के, आपको ये सारे तीनों एट्रीब्यूट्स बॉडी के अंदर ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि पूरे पेज पर कहीं भी लिंक यूज करेंगे उन सभी पर यही कलर इंप्लीमेंट होगा। अगर आप चाहते हैं भाई हेडर में लिंक का कलर कुछ और आए,
फुटर में लिंक का कलर कुछ और अलग आए तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए फिर हमारी पास CSS होती है, वो काम हम CSS से करेंगे। फिलहाल में पूरे पेज में जितने भी लिंक होंगे उन सब पर यही कलर इंप्लीमेंट होना है HTML की हेल्प से। लिख दें जी, क्या लिखना है? अब आप यहां देखते होंगे ये हमारा टाइटल होता है, ये टाइटल तो होता है। तो हर वेबसाइट में होता क्या है, यहां देखते होंगे आप, मैं आज तक की वेबसाइट पर जाता हूं तो यहाँ पे आज तक की वेबसाइट के पास में यहाँ पे एक लोगो टाइप का आता है। ये देखो, ये टाइटल है हमारा, और टाइटल के पास हर वेबसाइट में होता है। इसको हम बोलते हैं फेविकॉन आइकन। इसका नाम देखो, ये आ गया, आ गया। इसका नाम क्या होता है? फेविकॉन आइकन। तो हमें भी ये फेविकॉन आइकन लगाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है इस फेविकॉन आइकन का जो साइज होना चाहिए वो 20x20 या 30x30 का ही होना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा बड़ा साइज हुआ तो देखो ये हमारा आइकन जो है बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, और जितना इमेज बड़ा होगा वो यहाँ पर क्लियर डिस्प्ले नहीं होगा। 20x20 या 30x30 का साइज लेना होगा फेविकॉन आइकन का। तो मुझे भी यहाँ पर लगाना है भाई अपने टाइटल के पास में। तो टाइटल के पास में लगाना है तो आपको हेड के अंदर ही जाना होगा यहाँ पर, और यहां लिखना होगा लिंक रिलेशन। जो चीज हम लिंक करने जा रहे हैं उसका और इसका रिलेशन क्या है? फेविकॉन स्पेस आइकन का रिलेशन है। और href में जाकर आपका जो लोगो होगा, मेरे पास तो कोई है नहीं फिलहाल, में पिक b1.jpg इमेज को दे देता हूं। और इसका साइज बहुत बड़ा है इसलिए क्लियर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आइकन लग गया होगा आपको। आ गया? क्लियर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। आपको इसका साइज 20x20 या 30x30 का ही रखना होगा। और बाकी यहाँ पे फेविकॉन आइकन हमेशा हेड में टाइटल के तुरंत बाद आपको लगाना होगा। लिख लें जी, ये यहाँ पे हमारा HTML टेबल, एक टेबल बनाने के लिए मिनिमम में टेबल की रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई? टेबल तभी बनेगी जब हमारे पास रो और कॉलम होंगे, बिना रो कॉलम के टेबल नहीं बनती है। एक टेबल बनाने के लिए मिनिमम कितनी रो और मिनिमम कितने कॉलम चाहिए बताओ? कलेक्शन ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो, कलेक्शन ऑफ रोज इज कॉल्ड टेबल, कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड डाटाबेस। तो एक डाटाबेस बनाने के लिए मिनिमम एक टेबल होनी चाहिए तभी डाटाबेस बनेगा। एक टेबल बनाने के लिए मिनिमम एक रो होनी चाहिए तभी टेबल बनेगी। और एक रो बनाने के लिए मिनिमम एक कॉलम होना चाहिए तभी हमारा रो बनेगा। तो कॉलम के बिना रो नहीं बन सकता, रो के बिना टेबल नहीं बन सकती, और टेबल के बिना डाटाबेस। तो हम डाटाबेस की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल टेबल की बात कर रहे हैं अभी। एक टेबल बनाने के लिए मिनिमम एक रो और मिनिमम एक कॉलम चाहिए तभी एक टेबल बनेगी। यहां पर हमें टेबल बनाने के लिए HTML आपको एक टेबल टैग देता है, टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज। रो बनाने के लिए यहां पर TR टैग देता है, TR फॉर टेबल रो। कॉलम बनाने के लिए TH या TD, और TH का नाम है टेबल हेडिंग और TD का नाम है टेबल डाटा और TR का नाम है टेबल रो।
जब कभी भी रो बनानी है, टी आर टैग ओपन, टी आर टैग क्लोज। और कॉलम बनाने के लिए आपके पास दो टैग है, टी एच और टी डी। टी एच की हेल्प से कोई भी कॉलम बनाते हैं तो उसमें जो कंटेंट होगा वो हेडिंग बन के आएगा, और टीडी की हेल्प से कॉलम बनाते हैं तो उसमें जो कंटेंट होगा वो एज ए डाटा रीड होगा। अब मैंने यहां पर एक और टैग होता है टी बॉडी, और एक होता है हमारा टी हेड। टी बॉडी और टी हेड से मतलब क्या है, जो टी एस से बनना है जो भी आपका रो या जो भी आपका कॉलम, वो हमेशा टी हेड में रहेगा, और टीडी से जितने भी कॉलम बनने हैं वो हमेशा टी बॉडी में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक सिंपल सा टेबल बनाने जा रहा हूं, पहले देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर टेबल बनाने के लिए आपको एक टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टेबल कब बनेगा, अभी कुछ नहीं आ रहा होगा वहां पर। इसको रन कीजिए, क्या नाम है, टेबल डॉट एचटीएमएल। अभी कुछ भी नहीं आया। टेबल कब बनेगा, जब कम से कम एक रो होगा, हमने एक रो डाला टी आर। और रो कब बनेगा, जब कम से कम एक कॉलम होगा। कॉलम के लिए हमने टी एच दे दिया, और टी एच कॉलम का एक नेम देना पड़ेगा। कॉलम का नेम क्या है, मैं दे दिया सीरियल नंबर। सेव किया, सीरियल नंबर आ चुका होगा मेरा। एक और चाहिए मुझे टी एच, यहां पर दे दिया नेम। एक टेबल में एक रो है, दो कॉलम है, लेकिन यहाँ पे कॉलम और टेबल दिखाई नहीं दे रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, टेबल का एक बॉर्डर। बॉर्डर दिया मैंने 1 पिक्सल का, तो 1 पिक्सल सब में इंप्लीमेंट हो गया। ये एरिया टेबल का है, आउटलाइन दिखाई दे रही होगी, और वही 1 पिक्सल रिपीट हो गया अंदर रो में और कॉलम में, रिपीट हो रहा है जी। अब अगर मैं यहां पर एक रो, एक और कॉलम, दो कॉलम लीजिए, दो कॉलम और लिए, इसका नाम दिया मैंने एज, और इसका नाम दिया मैंने सिटी। तो एक रो है, और एक रो में कितने कॉलम बनना है आपके, 4 कॉलम बनना है। कॉलम जो होते हैं वर्टिकल होते हैं हमारे, और रो जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। अब मुझे इसी के अंदर एक और रो बनाना है। यहाँ एक और रो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन टी आर। अब मुझे कॉलम जो बनाने हैं टीडी, क्योंकि डाटा इंसर्ट करना है, सीरियल नंबर 1। दूसरा टीडी मैंने किया नेम अमित। थर्ड टीडी मैं लिखा एज 20। फोर्थ टीडी मैं लिखा सिटी नोएडा। तो यहां पर एक रो इंसर्ट हुई होगी, और उसका जो कंटेंट होगा वो विदाउट बोल्ड एज ए डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा। इसका जो कंटेंट है एज ए बोल्ड आता है, इसका कंटेंट जो एज ए डाटा डिस्प्ले होता है। अब अगर मैं यहां पर कर देता हूं 10 पिक्सल, तो ये केवल टेबल की आउटलाइन आ रही होगी, अब ये अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुई होगी। वो केवल 1 पिक्सल को ही इंप्लीमेंट करता है, 1 से ज्यादा वैल्यू होती है टेबल की तो वो उसको रिपीट नहीं करता अंदर। वो केवल किसको रिपीट करता है, 1 को, बाई डिफॉल्ट 1 लेता है। अगर आपने टेबल का बॉर्डर इंक्रीमेंट किया तो वो उस रो और कॉलम में इंप्लीमेंट नहीं होता है, वो केवल 1 पिक्सल को डिफॉल्ट को लेता है। अब इसके बाद मुझे एक रो और चाहिए, सेम रो कॉपी की, पेस्ट किया, यहां पर किया सीरियल नंबर 2, यहां पर नाम किया हरी, इसका एज किया 28, सिटी किया मथुरा। तो यहां पर इस टेबल में हमारे 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। लिख लें जी, सिंपल सा टेबल बनाया भी हमने। इस टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्सों को यूज करना है। तो टेबल के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, मैं यहां पर टेबल के 2 एट्रीब्यूट्स लगा रहा हूं। सबसे पहले सेल स्पेसिंग, और दूसरा मेरा सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, मतलब इन्होंने सेल किसको बोला है, ये सारे इंडिविजुअल सेल हैं, इनको सभी को सेल बोला गया है, ये सारे सेल मानना है। इन सेलों के बीच में मुझे स्पेसिंग देनी है। आप टेबल के अंदर जाओ,
और यहां लिखा हमने सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 40 पिक्सल। अब ये सेल स्पेसिंग क्या करेगा, ईच सेल के आउटसाइड जाएगा और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 40 पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट करेगा, जैसे हमारा मार्जिन काम करता है सीएसएस में। ईच सेल के आउटसाइड गया, लेफ्ट से 40, राइट से टॉप से बॉटम से, ईच सेल में इसने क्या किया, 40 पिक्सल का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से स्पेस क्रिएट किया। दूसरा होता हमारा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है, ये ईच सेल के इनसाइड जाता है और इनसाइड जाने के बाद जो कंटेंट है इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 40 पिक्सल शिफ्ट करेगा, तो वहां पर सेल का साइज इंक्रीज भी हो जाएगा, जैसे सीएसएस में हमारा पैडिंग काम करता है। चेक करें, ईच सेल के इनसाइड गया, लेफ्ट से 40, राइट से टॉप से बॉटम से। और अगर मैं सेल स्पेसिंग को कर देता हूं 0, तो 0 किया तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। जब स्पेसिंग ही खत्म हो गया, बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग आ रहा था इसका, भाई डिफॉल्ट स्पेसिंग था, तभी तो डबल लाइनिंग आ रही थी, वहां पे देख रहे थे आप। वहां पर जो स्पेसिंग डिफॉल्ट आता है, कुछ ना कुछ कोई भी एलिमेंट होता है उसमें स्पेसिंग आता है, ये बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग बन के आ रहा है। मैंने क्या किया, इन सेलों में जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाए, 0 पिक्सल। तो जब 0 पिक्सल हुआ तो ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। लाइक लाइन दो है, एक रो की एक कॉलम की, 1 पिक्सल की। बात समझ में आई। लेकिन मैंने यहां पर सेल स्पेसिंग को 0 नहीं किया, मैंने यहां पर 2 पिक्सल कर दिया, या इसको हटा ही दिया। जब हटा दिया आपने, तो यहां पर देख रहे होंगे आप, डबल लाइनिंग आ रही है। अब मुझे इस टेबल के अंदर की लाइनों को मैनेज करना है, तो टेबल के अंदर की लाइनों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स हो रहा है जिसका नाम है रूल्स। और इस रूल्स की 5 वैल्यू होती है, ऑल, रोज, कॉल्स, नन और ग्रुप। ये 5 वैल्यू होती है हमारी रूल्स की। मैंने यहां पर रूल्स लगाया और रूल्स इज इक्वल टू मैंने ऑल कहा, तो यहां पर जो लाइनिंग थी डबल, ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब बोल्ड तो नहीं आ रही लाइन, जब मैंने सेल स्पेसिंग को 0 किया था तो लाइन बोल्ड आ रही थी, क्योंकि डबल लाइनिंग हो गई थी वहां पर। अब जैसे यहां पे रूल्स ऑल लगाया तो ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई टेबल। अब मुझे इस टेबल के अंदर लाइनिंग चाहिए केवल और केवल रो वाइज, तो यहां पे यूज करना होगा रूल्स रोज। रूल्स रोज का मतलब टेबल के अंदर जो लाइनिंग आ रही होंगी वो रो वाइज आएंगी, कॉलम वाइज नहीं आएंगी। अगर मुझे लाइनिंग चाहिए कॉलम वाइज, आपको लगाना होगा रूल्स कॉल्स। अब इसके अंदर रो वाइज लाइन नहीं आएंगी, कॉलम वाइज लाइन आएंगी। मुझे लाइनिंग नहीं चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा नन। तो टेबल के अंदर न रो वाइज न कॉलम वाइज कोई भी लाइन नहीं आएगी। और जो 5th वैल्यू होती है आपकी ग्रुप, ग्रुप वही है जो आपका डिफॉल्ट आ रहा था, डिफॉल्ट ग्रुप ही होता है। आ रहा है जी। तो मैंने फिलहाल के लिए यहां पर ऑल ही कर दिया, मुझे ऑल चाहिए। लिखें जी, क्या लिखना है। इस टेबल के अंदर मुझे एक बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर देने के लिए बीजी कलर इज इक्वल टू ऑरेंज। पूरी टेबल में बैकग्राउंड कलर भी फिल हो गया। मुझे पूरी टेबल में नहीं जी, मुझे किसी रो में कलर देना है, तो जिस रो में देना है उस रो में जाओ, बीजी कलर, बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू। तो यहां पर फर्स्ट रो के अंदर बैकग्राउंड ब्लू फिल हो गया होगा। मुझे किसी पार्टिकुलर सेल में देना है, उस पार्टिकुलर सेल में जाओ, बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन। तो यहां पर पूरी टेबल में, एक रो में या एक सेल में अलग अलग कलर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सेम टेबल को कॉपी और एक बार यहीं पर पेस्ट किया
और इसमें से मैंने सेल, पैडिंग, रूल्स, बीजी कलर सबको रिमूव किया। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल का एक एरिया क्रिएट करना है। बाय डिफॉल्ट जो टेबल आ रहा है आपका, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। इसका बॉर्डर किया मैंने 3 पिक्सल का, और यहाँ पे कहा सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0 पिक्सल। तो मेरा फिलहाल में टेबल ये कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर टेबल की एक हाइट और विड्थ सेट करना चाहता हूं। तो मैं गया टेबल के अंदर, और यहाँ पे कहा मैंने टेबल की हाइट इज इक्वल टू 500 पिक्सल। अब इसने क्या किया होगा, एक विड्थ और मेंशन कर दो पहले। विड्थ इज इक्वल टू 100%। तो परसेंट जो है बॉडी पर डिपेंड होगा, क्योंकि टेबल का पेरेंट बॉडी है, और पिक्सल जो होगा वो इंडिपेंडेंट है, जितनी मेजरमेंट बनेगी उतना पिक्सल कवर करेगा। अब इस 500 पिक्सल हाइट ने क्या किया होगा, इसने ईच रो में 500 पिक्सल हाइट को इक्वल इक्वल डिवाइड किया होगा। तो यहां पर ईच रो की हाइट इक्वल इक्वल आ रही होगी, हाइट इक्वल इक्वल आ रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूं भाई ईच रो की हाइट इक्वल ना आकर तीनों रो की हाइट डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए। तो मेरे पास जो 500 पिक्सल हाइट है, मैं इसको डिवाइड करूंगा ईच रो में। हाइट इज इक्वल टू 50 पिक्सल, लास्ट वाले की हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल। कितना हो गया, इसकी हाइट कितनी बच गई, 350 पिक्सल। अब इसी के हिसाब से आपके रो की हाइट आ रही होगी, आ रही है। ये हमारी 50 पिक्सल हुई, ये हमारी 350 हुई, ये हमारी 100 हुई। अब यहां पर ईच कॉलम की विड्थ को भी अलग अलग करना है। आपके पास जो 100% विड्थ है, किसी एक रो के कॉलम में आप डिवाइड कर दो, सब में इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट वाले में इंप्लीमेंट करूंगा, इसकी विड्थ इज इक्वल टू 15%, इसकी विड्थ इज इक्वल टू 20%, 25 कर दो, कितना हो गया 40। इसकी विड्थ इज इक्वल टू 30%, टोटल कितना हुआ 60। और इसकी विड्थ इज इक्वल टू कितना हुआ 30%, यही बचेगा 30 30 60 और नहीं, हाँ सही कह, चेक करो जी। इसी के अकॉर्डिंग आपकी विड्थ भी मैनेज हो गई, उसी के हिसाब से आ रही विड्थ। आप इसको छोटा और कर सकते हैं, राइट वाले को। मैंने कहा 5%, कितनी बच गई, इसको 50 कर दो, चेक करो जी, उसके अकॉर्डिंग आ रही होगी, आ रही है। तो यहाँ पर टेबल की हाइट विड्थ टेबल में मेंशन करेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं नीड पड़ती है तब। इसको हमने कमेंट किया, और यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, टेबल टेबल में रो, रो में पीएच। अब यहां पर मुझे टेबल का एक बॉर्डर देना है, बॉर्डर दिया मैंने 2 पिक्सल का। अभी मैंने टेबल को ब्लैंक रखा है, क्या रखा है, और यहां पर मैंने लिखा कंटेंट एडिटेबल ट्रू। मैं यहां पर इसको एडिट भी करूंगा, अपने हिसाब से कंटेंट डालूंगा। और यहां पर मुझे एक और टीएच लेना है, 4 ले लिए। और जो टीएच का कंटेंट होता है वो हमेशा आपको टी हेड में डालना है। किसमें डालना है, टी हेड टैग ओपन टी हेड क्लोज, इसमें डाल दिया। मतलब टीएच का मतलब है, ये टी हेड बनना है, ये हेड सेक्शन है आपका। और टी बॉडी मतलब टीडी वाला डाटा जो होगा टी बॉडी में होगा। मतलब टेबल डाटा मतलब जो डाटा इंसर्ट होगा कहां इंसर्ट होगा, बॉडी के अंदर। और जो हेडिंग बनेंगी कहां बनेंगी, हेड के अंदर। इसलिए टी हेड को हमेशा टीएच में ही यूज करते हैं, और टीडी को हमेशा टी बॉडी में यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक टी बॉडी ही बनाया,
और टी बॉडी में एक और रो, और यहाँ पर टी डी, और इसको भी क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इसका नाम दे दिया कंटेंट एडिटेबल, इसको भी क्या किया, ट्रू। और यहाँ पे कितने टी डी बना दो, 1 2 3 4। फिलहाल में इसको रन कीजिए, कैसा आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अब थोड़ा सा बड़ा करना है मुझे इसको। बड़ा करने के लिए मेरे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल, इज इक्वल टू 10 पिक्सल। चेक करें जी, सेल पैडिंग आया मेरा। आप चाहे तो स्पेसिंग भी दे सकते हो, मैं स्पेसिंग को 0 करूंगा। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0 पिक्सल। अब मुझे कंटेंट वहां से नहीं डालना, कंटेंट यहां से डालना है। मैं लिखा नेम, तो हेडिंग बन क्या रहा है, मैं लिखा सिटी, मैं लिखा एज, मैं लिखा सैलरी। इंसर्ट कर दो, नेम अमित, इसका सिटी नोएडा, इसका एज 20, और इसका सैलरी 25,000। वैल्यू इंसर्ट हो रही है आपकी। तो हमने एक ब्लैंक टेबल बना के रख दी थी, उस ब्लैंक टेबल में आप डाटा यहां से इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो जितना भी डाटा हमारा टीएच वाला होगा वो हमेशा टी हेड में रहता है, और जितना भी डाटा टीडी वाला होगा वो हमारा कहाँ रहेगा, टी बॉडी में रहेगा। तो यहाँ पर हर फील्ड को एडिटेबल, कंटेंट एडिटेबल भी बना सकते हैं आप। लिख लें जी, क्या लिखना है।